बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या 2023 का काकड़ फार्मूला कामयाब होगा? क्या मौजूदा निगरान हुकूमत तारीख की बदतरीन निगरान हुकूमत साबित होगी? बलूचिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट का बलूचिस्तान, मौजूदा निगरान हुकूमत कितनी देर तक आखिर इंतखाबात को इल्तवा का ताखीर का शिकार रख सकती है? आज इन चार बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत का क़याम मुकम्मल हो चुका है। इनवारुल हक काकड़ बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में इस वक्त अपने ओहदे का चार्ज संभाल चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी बलूचिस्तान के एहसास महरूमी और छोटे सूबे की बुनियाद पर की गई है। बुनियादी तौर पर काकड़ साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मगर वो उस बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का बलूचिस्तान है, या बलूचिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके चेहरे का एक रिफ्लेक्शन है। वो रवायती सरदार नहीं है, वो रवायती ट्राइबल सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। वो बलूचिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ समझा जाता है। वो एक होम्योपैथिक लीडर हैं जिनको बलूचिस्तान के एहसास महरूमी के तौर पर लाया जा रहा है। बलूचिस्तान बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने एक नया बलूचिस्तान पिछले 30 से 40 साल के अंदर तश्कील दिया है। इस इस्टेब्लिशमेंट के बलूचिस्तान के अंदर जो रवायती सरदार थे, अकबर बुगटी, अताउल्ला मैंगल, खैर बख्श मरी और इस किस्म के जो बड़े बड़े सरदार थे और ट्राइबल्स थे, उनको एलिमिनेट किया गया और एक नई होम्योपैथिक हाइब्रिड क्लास पैदा की गई है, जिसमें अनवारुल हक काकड़ जैसे लोग हैं, सरफराज बुगटी जैसे लोग हैं, अब्दुल कुद्दूस बसिंजो, जाम कमाल, और बुनियादी तौर पर इसको आज आप बाप पार्टी के फार्मूले से तशबीह दे सकते हैं। बलूचिस्तान की जमहूरियत बिकाऊ, बलूचिस्तान की असम्बली सबसे बड़ा कॉमेडी का थिएटर है, और बलूचिस्तान में इतनी जल्दी तो कोई अपनी बात से नहीं मुकरता जितनी जल्दी बलूचिस्तान की असम्बली अपनी हैयत को तब्दील कर लेती है। हुकूमत कब अपोजिशन में बदल जाए और अपोजिशन कब हुकूमत का रूप धार ले, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स इस हद तक गंदी है, इस हद तक उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब है। और फिर चूंकि ये बलूचिस्तान की असम्बली है ही इस्टेब्लिशमेंट की असम्बली, तो इसके नतीजे में जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान बनता है वो भी फिर एक मंडी है, वहाँ सादिक संजरानी पैदा हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी बलूचिस्तान की इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हासिल बजिंजो जैसे लोग नहीं चल सकते, यहाँ पे अख्तर मैंगल जैसे लोगों की आवाज़ें नहीं सुनाई दे सकती, और इस यही वजह है कि बलूचिस्तान से एक शख्स को वजीर आज़म बनाया गया, छोटे सूबे की बुनियाद पर बनाया गया, एहसास महरूमी ख़त्म करने के लिए एक शख्स को लाया गया, लेकिन खुद बलूचिस्तान के सरदार, बलूचिस्तान के जो रवायती लीडर्स हैं, वो इस शख्स को अपना नुमाइंदा नहीं कहते, वो बलूचिस्तान से एक्सेप्ट नहीं करते। और अब ये जो एहसास महरूमी की दुकान है, ये भी हमें एक आम आदमी को समझाना चाहिए कि भैया इसको आप गाली समझें। यानी मतलब ये है कि अनवारुल हक काकड़ कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है। अगर हम बतौर शख्सियत देखें तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन चूंकि वो महरूम तबके से है, महरूम इलाके से है, इस वजह से हम उसको प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दे रहे हैं। तो बराए मेहरबानी बलोचों को कम्पीट करना सिखाएं, उन्हें भीख के अंदर सीटें लेने की जो आदत आपने डाल दी है कि भीख में चेयरमैन सेनेट बना दो, भीख में प्राइम मिनिस्टर बना दो, और जब आप भीख पे बन के आते हैं तो फिर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली बने तो क्या महरूमी दूर हो गई, बल्कि महरूमी और बढ़ गई। इन सरदारों का और इन इलेक्टेड लोगों का एहसास महरूमी ज़रूर बदलता है, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम की तकदीर और किस्मत नहीं बदलती। और अब चूंकि एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे मौलाना हिदायतुर रहमान जैसे लोग पैदा हो रहे हैं इस बलूचिस्तान में, गवादर को हक दो, तो ऐसे लोग तो निगरान नहीं बन सकते। ऐसे लोग जो लाखों लोगों को सड़कों पे ला सकें, वो इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल हैं
یہ ہومیوپیتھک ننھے منھے چہرے جو مطلب چھوٹے آدمی کو بڑی کرسی پہ لا کر آپ بٹھا دیں، مفروضاتاً بات کر رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، تو وہ آپ کا فرما بردار تابع دار رہے گا. پھر NDU اویلیبل ہے، لیکچرز دے دیں، کانفرنسز میں لے جائیں، کتابیں پڑھا لیں. تو یہ ساری کی ساری انالیسز دی گئی. بہرحال کاکڑ صاحب کے انتخاب کے بعد جو کہ احساس محرومی پر ہوا ہے، اس کے بعد اب ایک نگران کابینہ تشکیل دی گئی. یہ نگران کابینہ 24 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں 6 وفاقی وزیر ہیں، 5 معاونین خصوصی اور مشیر، 3 مشیر، اور اس طرح کر کے تقریباً اس کا ایک سائز جو ہے وہ 24 ارکان پر مشتمل ہے. اگر اس کابینہ کو غور سے آپ سٹڈی کریں تو یہ تاریخ کی ایک متنازع ترین کیبنٹ آپ کو دکھائی دے گی. یہ آپ کو شہباز رجیم کی ایک ایکسٹینشن معلوم ہوگی، اور اس کے اندر جو اہم ترین عہدے ہیں، مثال کے طور پہ وزارت اطلاعات کا عہدہ ہے تو وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں. ان کی صحافت کس کے لیے ہے، ان کے خیالات کیا ہیں، وہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف ہیں، کم سے کم وہ نیوٹرل تو نہیں ہیں. جو نگران کا تصور ہے اس میں تو فٹ نہیں بیٹھتے، لیکن اگر نجم سیٹھی ہو سکتا ہے، محسن نقوی ہو سکتا ہے، حسن عسکری صاحب جیسے سیزنڈ لوگ ہو سکتے ہیں، تو پھر مرتضیٰ سولنگی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ان کو لایا کس مقصد کے لیے گیا، یہ بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اس کے بعد سرفراز بگٹی جیسے لوگ جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی والد صاحب بننے کا جذبہ رکھتے ہیں. اب دیکھیں گے کہ یہ وزارتیں کس طریقے سے کرش کریں گے. یعنی ایک باپ پارٹی کا عہدے دار باقاعدہ طور پہ وزارت داخلہ کے اندر لا کے بٹھا دیا گیا، اور پھر جی وہ کاکڑ صاحب کا دوست بھی ہے. کاکڑ کا دوست ہے یا نہیں ہے، لگانے والوں کا وہ دوست ضرور ہے. تو اس کو ٹارگٹ ہے کہ وہ تحریک انصاف کو کیسے کرش کرتا ہے، عمران خان کو کیسے کرش کرتا ہے، کیسے پولیس کو، ریاستی مشینری کو استعمال کرتا ہے سیاسی مافیاز کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احد چیمہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر شہباز شریف کا سب سے پیارا بچہ، جس پہ نیب کے مقدمات ہیں، جو ضمانت کے اوپر موجود ہے، اور وہ شہباز شریف کی جو بیوروکریٹک ٹیم تھی وہ بھی انوار الحق کاکڑ کو گائیڈ کرے گی، جس میں ڈاکٹر توقیر شاہ جیسے ہونہار پرنسپل سیکرٹری بھی انوار الحق صاحب کے ساتھ کام کریں گے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، گورننس کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اسکور شٹل کرنے کے لیے آئے ہیں. میں ابھی شمشاد صاحبہ پہ اور جلیل عباس دلانی کے اوپر ان پہ نہیں آتا، لیکن اس سے بڑھ کر ایک تیسرا آرگومنٹ ہے کہ آخر 24 ارکان کو کابینہ میں رکھنے کا مقصد کیا تھا. ایک غریب ملک، کوڈی کوڈی مانگ کر پیسے اکٹھے کرنے والا دیوالیہ ملک، اس میں اتنی بڑی کیبنٹ، 7 سے 8 بیسک منسٹر ہوتے، آپ کی گورنمنٹ چل جاتی. آپ تو آئے تھے الیکشن کے لیے، آپ تو آئے تھے سسٹم کو رن کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ وزیر صحت بھی لگا دیا، وزیر تعلیم بھی لگا دیا، وزیر ثقافت بھی لگا دیا، انسانی حقوق کا منسٹر بھی. او بھائی یہ تو ساری کی ساری 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں ہیں صوبوں میں بھی موجود ہیں، تو اگر وفاق میں نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا. اب انیق احمد صاحب اسکالر بھی ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے وہ میاں عمر کے نمائندے ہیں. پھر جمال شاہ اور پھر مشال ملک اور پھر مطلب سارا سلسلہ ہے وزیروں کا، مشیروں کا. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپٹکس اچھے نہیں ہیں. آپٹکس یہی بتا رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر لوگوں کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہو نہیں رہا. اب گوہر اعجاز ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو محسن نقوی کی جو گورنمنٹ ہے اس کا آرکیٹیکٹ بنیادی طور پر وہ گوہر اعجاز صاحب ہیں. وہ صرف ٹیکسٹائل کو رن نہیں کرتے، وہ ریل اسٹیٹ کو بھی لیک سٹی کے وہ آنر ہیں. اور انٹرسٹنگلی ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں شہباز شریف صاحب اور ان کا گھر وہ تقریباً ایک ہی لائن کے اندر ہیں. شہباز شریف صاحب کا بیک گیٹ اسی سڑک پہ کھلتا ہے جس پہ گوہر اعجاز صاحب کا گھر ہے، اور صرف 3 سے 4 گھروں کا فرق ہے، تو قربت بھی بہت زیادہ ہے. لیکن وہ ریل اسٹیٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے عبدالرزاق داؤد جیسے کاروباری لوگوں کو بھی حکومتوں میں لا کے دیکھیں، رزلٹ کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، صفر ہے، آنڈا ہے. اب جی شمشاد اختر بھئی بہت اچھی ہوں گی، جلیل عباس صاحب بہت زبردست آؤٹ سٹینڈنگ لوگ ہوں گے، لیکن بھائی مارجن کیا ہے؟ فیصلے تو ہو چکے ہیں، فیصلے تو ہو چکے ہیں کہ پٹرول کتنا بڑھانا ہے،
बिजली कितनी महंगी करनी है, कैसे टैक्स वसूल करना है, कैसे जोकों की तरह गरीबों को नोचना है, तो फिर ये लोग आकर क्या कर लेंगे, क्या सिस्टम चलाएंगे? तो ये तो सिर्फ एक चौकीदारे के लिए आए हैं बुनियादी तौर पे, तो ये कर कुछ सकेंगे नहीं, इनके पास मार्जिन नहीं। हाँ, एक मार्जिन है कि इन्हें इतनी बुरी कारकर्दगी करके दिखानी है कि आपको शहबाज शरीफ अच्छा लगने लगे। जैसे शहबाज शरीफ ने बदतरीन कारकर्दगी करके हमें बताया कि इमरान खान बहुत अच्छा था, तो ये अभी हमें बद से बदतर होकर दिखाएंगे। ये हमें पेट्रोल बमों से मारेंगे, हमें बिजली के बमों से मारेंगे, हमें महंगाई से हमारा जेनोसाइड करेंगे, ये सारे काम करेंगे ताकि हमें शहबाज शरीफ साहब की कदर मंजिलत का पता लग सके। और ये एक और काम करेंगे कि ये बुनियादी तौर पे सियासी मुखालिफिन को खुड्डे लाइन लगाएंगे, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पिछले 6 महीने से इस हुकूमत के पीछे छुपता रहा कि ये सिक्योरिटी नहीं देते, ये पैसे नहीं देते, आज जब ये आए हैं मैदान के अंदर तो अब इस्टेब्लिशमेंट छुप रहा है मर्दमशुमारी के पीछे, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन छुप रहा है हल्का बंदियों के पीछे। तो ये चूहे बिल्ली का खेल ये दोनों मिलके खेलेंगे, और इनकी कोशिश है जितना टाइम ये निकाल सकें निकाल लें। लेकिन ये जो टेक्नोक्रेट्स का इस मुल्क के अंदर एक बुखार है वो ज़रूर पूरा उतर जाना चाहिए, शौक पूरा हो जाना चाहिए। वो लोग जो इस मुल्क के अंदर समझते हैं कि सदारती निज़ाम हो और एक सदर अपनी मर्जी से अपनी टीम को, नॉन इलेक्टेड टीम को, प्रोफेशनल्स को कैबिनेट का हिस्सा बनाए परफॉर्म करे। तो अब ये टेक्नोक्रेट्स आगे, इसका रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। बुनियादी तौर पे किसी प्रोफेशनल को लाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर प्रोफेशनल किसी इस्टेब्लिशमेंट की किचन कैबिनेट के थ्रू आ रहा है, एक ही तरह के एक ही ग्रुप के लोग एक ख़ास तरीके से लाए जा रहे हैं हुकूमत के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि वो मकासद फिर फौत हो जाते हैं। फिर वो उमर सैफ NDU में जाके लेक्चर देता है तो वो लग जाता है, ठीक है। ये अनीक अहमद जैसे लोग जाके वहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो वो बन जाते हैं जाके। तो NDU में जाना खैर कोई बुरी बात नहीं है, बड़ा इंटेलिजेंट ज़बरदस्त किस्म का एकेडमिक एक रिसोर्सफुल जगह है। अगर किसी को मौका मिले तो उसको ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए। यकीनन एक क्रिएटिव थिंकिंग आपकी डेवलप ज़रूर होती, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे ये मौजूदा सेटअप न डिलीवर कर सकेगा, ना गवर्नेंस बेहतर कर सकेगा, ना इकोनॉमिक रिवाइवल ला सकेगा। हाँ, ये एक ही इसका चैलेंज है कि अब ये नवाज शरीफ को कैसे लेकर आता है, ये जो माफियास के नुमाइंदे हैं उनको हुकूमतों में कैसे प्रोटेक्ट करता है, और उससे बढ़ के ये इंतखाबात को मैनेज करने में, चोरी करने में कितना अहम किरदार अदा करता है। बट स्टिल आने वाला हफ्ता कानूनी जंग का है, मुकदमात का है, चाहे वो मरीम नवाज़ की ज़मानत है, चाहे वो नैब और के कवानीन का फ़ैसला है, या वो आहद चीमा जैसे लोगों की ज़मानतों का मामला है। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है काकड़ साहब में और शहबाज शरीफ में कि काकड़ साहब भी नैब ज़दा हैं, उनके ख़िलाफ़ भी वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के नाम पे मुबैना तौर पे जो करोड़ों रुपए लूटे हैं उसकी कार्रवाई चल रही थी, वो बंद होगी। और शहबाज शरीफ साहब का यही था कि जहाँ फर्द जुर्म आयद होनी थी तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जो काकड़ फार्मूला है ये शायद इस्टेब्लिशमेंट को तो कुछ सुख के सांस दे जाए, लेकिन अवाम के ये सांस बंद करने के लिए फार्मूला आया है। अगर महरूमियाँ ओहदे देने से दूर होती हैं तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के हर आर्मी चीफ को बलूचिस्तान से ही लगाया जाए, शायद इस तरीके से जो एहसास महरूमी है वो बेहतर तरीके से दूर हो जाए। और अगर मेरिट को ऐसे ही हमने कुर्बान करना है सूबों के नाम पे और महरूमियों के नाम पे, तो मेरा ख्याल है कि फिर बाकी ओहदों के बारे से भी हमें सोचना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगा दो, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।